दिल्ली में लॉकडाउन की मियाद एक बार फिर बढ़ा दी गई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने अब तक के लॉकडाउन को कोरोना संक्रमण कम करने में मददगार बताते हुए इसे थोड़ा और सख्त करने का भी ऐलान किया है। दिल्ली में कल से मेट्रो भी नहीं चलेगी। ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर दिल्ली में कोरोना के खिलाफ सरकार का आगे का प्लान क्या है। ये तस्वीरें दिल्ली की हैं। सबसे बड़ा वैक्सीनेशन सेंटर राधा स्वामी सत्संग व्यास। यहां पर बड़ी संख्या में युवा वैक्सीन लगवाने के लिए आते हैं। यहां मैक्स हॉस्पिटल की तरफ से वैक्सीनेशन हो रहा है। दिल्ली को वैक्सीनेशन से बहुत उम्मीदें हैं और लॉकडाउन को लेकर ऐलान करने टीवी पर आए केजरीवाल ने वैक्सीनेशन को लेकर बड़ी तैयारी की बात कही है। पिछले कुछ दिनों से वैक्सीन को भी बड़ी तेजी के साथ वैक्सीनेशन का कार्यक्रम शुरू किया गया है। आप में से जितने लोगों ने वैक्सीन लगवाया उन्होंने देखा होगा कि दिल्ली सरकार ने जो स्कूलों में इंतजाम किए हैं वो कितने शानदार इंतजाम किए हैं। वैक्सीन के स्टॉक की कमी है, इसमें हमने केंद्र सरकार से सहयोग मांगा है। मुझे पूरी उम्मीद है जैसे केंद्र सरकार अन्य बातों पे भी सहयोग करती रही है, इसमें भी हमारा पूरा सहयोग करेगी। दिल्ली को अगर कोरोना की अगली लहर से कुछ बचा सकता है तो उसमें से एक और सबसे अहम है वैक्सीनेशन। लेकिन राज्य में कोरोना की जो मार पड़ी थी अब उससे राहत मिलने लगी है, क्योंकि यहाँ संक्रमण बढ़ने यानी पॉजिटिविटी दर में कमी आई है। 20 अप्रैल को मजबूरी में हमें दिल्ली में लॉकडाउन लगाना पड़ा था। केसेस लगातार बढ़ते जा रहे थे। लॉकडाउन लगाने की वजह से और भी अन्य कई कारणों की वजह से 26 अप्रैल को आके 35% पॉजिटिविटी रेट बढ़ गया था। 35%। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने पॉजिटिविटी दर में कमी आने के बावजूद लॉकडाउन की अहमियत को जाहिर करते हुए इस बार के लॉकडाउन को पहले से थोड़ा और सख्त करने का फैसला किया है। सरकार ने आप सब लोगों के फीडबैक के आधार पे, आप सब लोगों की इसके आधार पे मजबूरीवश अभी 1 हफ्ते का लॉकडाउन और बढ़ाया जा रहा है। कल सुबह 5 बजे ये लॉकडाउन ख़त्म होना था, लेकिन अब ये अगले सोमवार को सुबह 5 बजे तक के लिए बढ़ाया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने दिल्ली में ऑक्सीजन का जो त्राहिमाम मचा था उसकी याद करते हुए ये भी बता दिया कि केंद्र के सहयोग से फिलहाल ऑक्सीजन की स्थिति कंट्रोल में है। पिछले कुछ दिनों में केंद्र सरकार के साथ मिलके और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों से, केंद्र सरकार के सहयोग से अब ऑक्सीजन की स्थिति दिल्ली के अंदर काफ़ी सुधरी है पिछले कुछ दिनों में। अब इस तरह की बातें सुनने को नहीं मिलती कि इस अस्पताल में 2 घंटे की ऑक्सीजन रह गई, उस अस्पताल में आधे घंटे की ऑक्सीजन रह गई। केंद्र ने दिल्ली को 17 टैंकर दिए। उसके बाद अस्पतालों में ऑक्सीजन नहीं है, छोटे छोटे नर्सिंग होम में ऑक्सीजन नहीं है, मगर संजय सिंह के एक ऐड आता है कि हम 3 व्हीलर में ऑक्सीजन देंगे। उनको सिलेंडर कहाँ से मिल रहे हैं, उनको ऑक्सीजन कहाँ से मिल रही है, इसकी जांच होनी चाहिए। इमरान हुसैन जो उनका मंत्री है उसके घर से 637 ऑक्सीजन सिलेंडर मिल रहे हैं, उसकी जांच होनी चाहिए। दिल्ली में लॉकडाउन बढ़ाने के फैसले का असर भी दिखने लगा। मेट्रो कल से बंद होनी है, लेकिन आज से ही लोगों ने आवाजाही कम कर दी है। तो अभी राजधानी दिल्ली का जो रिजल्ट है वो यही बताता है कि लॉकडाउन जो है वो सफल साबित हो रहा है। हम सबसे पहले आपको ये खबर बता देते हैं कि कल से मेट्रो नहीं चलेगी। राजीव चौक पे इस वक्त हम मौजूद हैं। ये राजीव चौक का मेट्रो स्टेशन आप देखिए। इस मेट्रो स्टेशन पे हर वक्त भीड़ रहती थी, हर वक्त हजारों लोग यहाँ मौजूद रहते थे। लेकिन अभी स्थिति ये है कि अगर आप 2 घंटे भी खड़े होइए तो मुश्किल से इक्का दुक्का लोग ही दिखाई देते हैं। दिल्ली जिस आफत से होकर गुजरी है उसके बाद हर आहट के लिए दिल चौंक उठता है। ये आपदा की घड़ी है, संयम और धैर्य की जरूरत है।
मुंबई में कोरोना के खिलाफ जारी जंग में विदेश से मदद की खेप पर खेप पहुंच रही है, लेकिन खुद यहां के लोग लॉकडाउन के दौरान कोरोना बढ़ाने के काम में जुटे हुए हैं। और तो और आपदा के इस काल में राजनीति भी चरम पर है। ये देखिए, दो तस्वीरें, राहत की सौगात वर्सेस आफत को दावत। एक तरफ मुंबई के लिए ये राहत की सौगात है, तो दूसरी तरफ लॉकडाउन के दौरान शॉपिंग करने के लिए जुटी ये भीड़ आफत को दावत है। मुंबई में लगातार बढ़ती ऑक्सीजन की मांग को देखते हुए हांगकांग से स्पाइस जेट एयरलाइंस ने 1800 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर एयरलिफ्ट किए। लेकिन इसके साथ ही देखिए ये तस्वीरें जो कि है मुंबई के अंधेरी ईस्ट में मौजूद डी मार्ट की, जहां रविवार सुबह 5 बजे से शॉपिंग करने के लिए लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। डी मार्ट के बाहर 400 से 500 मीटर लंबी लोगों की शॉपिंग करने के लिए लाइन लग गई। इस भीड़ में लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग की भी धज्जियां उड़ाई। इसी बीच महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और फिलहाल नेता विपक्ष देवेंद्र फडणवीस ने कोरोना से हो रही मौतों का आंकड़ा छिपाए जाने का आरोप लगाते हुए सीधे सीएम उद्धव ठाकरे को चिट्ठी लिखी है। फडणवीस ने पत्र में दावा किया है कि WHO और ICMR ने कोरोना मृत्यु के संबंध में जो नियम तय किए थे उसकी आड़ में मुंबई में कुछ छिपाया जा रहा है। अभी चुनाव निपटाने के बाद कोरोना के निपटने की जिस नौबत का शिकार हुआ है बंगाल, उससे यही लगता है कि पूरा राज्य किसी बारूद के ढेर पर बैठा हुआ है। राज्य में कोरोना संक्रमण की दर लगातार बढ़ती जा रही है और डर यही है कि स्थिति अगर ज्यादा हाथ से बेकाबू हो गई तो राज्य में ऑक्सीजन और दवाई का त्राहिमाम मच सकता है। बंगाल की हालत खस्ता है। कोरोना की मार तेजी से बढ़ रही है। ऐसे में बंगाल के डॉक्टर्स कह रहे हैं कभी भी ऑक्सीजन और दवाइयों की किल्लत हो सकती है। जिस तरह पश्चिम बंगाल में हर दिन 18,000 से ज्यादा लोगों को कोरोना हो रहा है, जिस तरह मौत के आंकड़े दिन में 100 के पार जा रहे हैं, ऐसे में चिंता बढ़ रही है। आगे क्या होगा? ये हैं कोलकाता के जाने माने डॉक्टर राहुल जैन, जिन्हें चिंता है कि पिछले 2-3 हफ्तों में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ने के बाद अब आगे क्या होगा। ऑक्सीजन का कमी नहीं है और रेमडेसिविर भी जब जिनको चाहिए हम लोग अप्रोप्रिएटली यूज़ करें तो कमी नहीं है, मगर अगर इस तरह से अगर ये बढ़ता रहा, लोगों ने ध्यान नहीं बढ़ता तो आगे क्या होगा मैं नहीं कह सकता। तो हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए, हर चीज़ का राशनिंग होना चाहिए, चाहे वो ऑक्सीजन हो, चाहे वो रेमडेसिविर हो, चाहे स्टेरॉयड हो, हर चीज़ को आदमी को राशन करके देना चाहिए। जितना पर्याप्त मात्रा में दरकार है, ज़रूरत है, उतना ही आदमी को देना चाहिए। बंगाल में सरकार कह रही है कि अभी भी ऑक्सीजन की किल्लत नहीं है, लेकिन हकीकत यह है कि यहाँ ऑक्सीजन सिलेंडर की भारी कमी है और ऐसे में बहुत जगहों पर सिलेंडरों की कालाबाजारी चल रही है। कोरोना काल में लोगों की मदद कर रहे हैं सौरभ साहा। सौरभ का कहना है कि ऑक्सीजन सिलेंडरों की कमी की वजह से दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बहुत ऐसे लोग भी हैं जो पहले से ही डर कर सिलेंडर जमा करके भी रख रहे हैं। ऐसे में दिक्कतें और भी बढ़ रही हैं। प्रॉब्लम जहाँ पे है मेनली बेड नहीं है, ICU बेड्स नहीं है। बहुत सारा फ़ोन ऐसे आता है कि हॉस्पिटल में एडमिट करवाना है तो थोड़ा सा हेल्प कीजिए। तो उस टाइम हम लोग बहुत ज़्यादा हेल्पलेस हो जाते हैं। हॉस्पिटल में कॉल लगाते हैं, कोई मतलब हम लोगों का जान पहचान जो है उनके थ्रू, बट बेड नहीं मिल रहा है। ये एक प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रहा है अभी फ़िलहाल में देखा जाए। दूसरा है ऑक्सीजन सप्लाई का हालत बहुत ख़राब है। कोलकाता में रहने वाले टीवी प्रोड्यूसर अनिलाव कह रहे हैं कई दोस्तों को आंखों के सामने परेशान होते हुए हर रोज वो देख रहे हैं और ये परेशानी हर रोज बढ़ रही है। उन्हें ऑक्सीजन, अस्पताल में बेड और रेमडेसिविर जैसे इंजेक्शन के लिए हर रोज किसी न किसी का फोन आ रहा है। सिचुएशन इज बैड, रियली बैड। लेकिन प्रॉब्लम और है, एक है कि बहुत सारे व्हाट्सएप में बहुत सारे नंबर आते हैं कि एम्बुलेंस के लिए इधर फ़ोन करो, ऑक्सीजन के लिए इधर फ़ोन करो, लेकिन मोस्ट ऑफ देम आर बेसिकली फेक नंबर्स। दैट इज़ वन ऑफ द मेजर क्राइसिस आई विल से।
अभी तो हालात हाथ के बाहर नहीं हैं, लेकिन स्वास्थ्यकर्मी भी जैसे हर रोज संक्रमित हो रहे हैं, उससे इसके आगे दिक्कत और भी बढ़ सकती है। राज्य में 10 करोड़ का पॉपुलेशन है, तो उसमें अगर मान लिया कि 1% भी हॉस्पिटल बेड्स का ज़रूरत हुआ, तो उतना इंफ्रास्ट्रक्चर कभी नहीं है हमारे स्टेट में। ये हो नहीं सकता ये कारण में, क्योंकि जितना हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, अगर बेड भी है मान लीजिए, ऑक्सीजन जो जिसका ज़रूरत जो रेट में होता है, ऐसा है कि कोविड के टाइम में जो ऑक्सीजन ज़रूरत होता है वो हाई फ्लो ऑक्सीजन का ज़रूरत होता है। उतना ऑक्सीजन एक हॉस्पिटल का हर बेड में देना नामुमकिन है। इसी बीच कोरोना को लेकर सियासत जारी है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज भी विधानसभा में आवाज उठाई है कि बंगाल को जरूरत के हिसाब से वैक्सीन नहीं भेजी जा रही। डे 1 से भारत सरकार का लापरवाही, भारत सरकार का रिलैक्टेंट एटीट्यूड, उनका कंप्लीट इनएफिशिएंसी और फेडरल स्ट्रक्चर को गुरुत्व ना देने से आज देश का जो स्थिति पहुंच गया, आज देश में ये स्थिति हो गया कि एक देश एक वैक्सीन और 3 तरह का दौर। आज देश में वो बोल रहा है कि 18 साल के ऊपर में कोई किसी को वैक्सीन देने का फाइनेंशियल जिम्मेदारी गवर्नमेंट नहीं लेंगे, जबकि हेल्थ इज ए बेसिक कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेटिक राइट ऑफ एवरी सिटीजन। बंगाल में 18 साल से लेकर 44 साल के उम्र के लोगों की वैक्सीनेशन अभी भी शुरू नहीं हो पाई है, और ये कब शुरू होगी इस पर भी बंगाल सरकार की तरफ से अब तक कुछ नहीं कहा गया है। ऐसे में लोगों में नाराज़गी काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन बंगाल सरकार की तरफ से कहा गया है कि केंद्र से वैक्सीन कम मिलने की वजह से टीकाकरण की प्रक्रिया धीमी गति से चल रहा है। स्वागत है आपका। इस वक्त एक बड़ी खबर बता दें, पश्चिम बंगाल में कल ममता कैबिनेट शपथ लेगी। फिरहाद हाकिम और मदन मित्रा जैसे नेताओं को कैबिनेट मंत्री पद की शपथ लेनी है, लेकिन इसके पहले बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर यह है कि पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने सीबीआई को सुब्रत मुखर्जी, फिरहाद हाकिम, मदन मित्रा और शोभन चटर्जी पर मुकदमा चलाने की अनुमति दी है। इन सभी पर अलग अलग मामलों में सीबीआई केस चलाना चाहती है। इस पर पूरी जानकारी देने के लिए हमारी सहयोगी मनोज्ञा नोएवाल जुड़ गई हमारे साथ। मनोज्ञा, इन चारों पर क्या क्या मामले हैं और क्या कुछ हो सकता है जो राज्यपाल ने ये अप्रूवल दे दिया है, उसके बाद किस तरह से राजनीतिक टकराव बढ़ सकता है? देखिए, पश्चिम बंगाल में पिछले कुछ वर्षों में शारदा स्कैम है, नारदा स्कैम है, जो लगातार चल रहे हैं, जिनकी सीबीआई जांच भी कर रही है। अलग अलग मंत्री, अलग अलग नेता, इन सब में इनके नाम आए भी हैं, लेकिन अब जब राज्यपाल की ओर से पुष्टि हो गई है, क्योंकि ये सब बड़े मंत्री रहे हैं, बड़े मंत्री पद पे रहे हैं, ऐसे में कई ऐसे कारण होते हैं और जो कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिटेशंस होती हैं, उसके तहत राज्यपाल से अनुमति ली गई है कि इन पर मामले आगे बढ़ाए जा सकें, जिसमें बंगाल के कई मंत्री भी शामिल हैं इस समय। बहुत धन्यवाद आपका मनोज्ञा, हमें पूरी जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। मनोज्ञा नोएवाल हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ी हुई थी। तो पश्चिम बंगाल में एक बार फिर से अब टकराव की स्थिति दिख रही है राज्यपाल और ममता सरकार के बीच, क्योंकि पश्चिम बंगाल में कल ममता कैबिनेट की शपथ होनी है, लेकिन उसके पहले फिरहाद हाकिम और मदन मित्रा जैसे नेताओं के कैबिनेट मंत्री पद की वो शपथ लें, उसके पहले राज्यपाल ने सीबीआई को उनको खिलाफ मामला चलाने की अनुमति दे दी है। देखिए, बिहार में एक तरफ तो एम्बुलेंस के लिए हाहाकार मचा हुआ है और दूसरी तरफ इसी मुद्दे पर सियासी वार पलटवार भी रोज नए लेवल पर जा रहा है। सारण जिले में सांसद निधि से खरीदे गए एम्बुलेंस को खड़ा रखने के मामले में हकीकत सामने आ गई है। इसके साथ ही हमने किया है राज्य में एम्बुलेंस के नाम पर वसूली के कारोबार का भी खुलासा। बिहार के छपरा में अमनौर इलाके में खड़ी इन्हीं एम्बुलेंस की वजह से सियासी तूफान पैदा हो गया था, लेकिन पूर्व सांसद पप्पू यादव ने जो कुछ किसी बड़े खुलासे की तरह पेश किया था, अब उस पर पानी फिर गया है। सांसद निधि से खरीदी गई एम्बुलेंस आखिर इस्तेमाल क्यों नहीं हो पा रही थी, इसको लेकर जिले के डीएम ने स्थिति साफ कर दी है। मैं ये क्लैरिफाई करना चाहूँगा कि छपरा जिले में एम्बुलेंस की कोई कमी नहीं है। दूसरी बात, सांसद निधि से जो एम्बुलेंसेस खरीदी गई है वो अलग अलग वर्षों में एमपी लैंड के फंड से खरीदी गई है और वो 60 से अधिक एम्बुलेंस संचालित है। उसमें से कुछ एम्बुलेंस इनकी विगत कुछ दिनों में इनके ड्राइवर्स कोरोना पॉजिटिव होने के कारण और अन्य कारणों से ड्राइवर की कमी होने के कारण असंचालित थी, जिसकी सूचना उन्होंने हमें दी थी। और प्रत्येक दिन इनका जो कॉल सेंटर नंबर है, जो टोल फ्री नंबर इन्होंने तैयार किया है
और कॉल सेंटर के माध्यम से कितने लोगों को वे सहायता पहुंचाते हैं, वो प्रत्येक दिन का इंफॉर्मेशन व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से मुझे वो देते हैं। डीएम सारण छपरा नीलेश देवरे ने राजीव प्रताप रूडी के पास मिले एम्बुलेंसेस पर आधिकारिक बयान देते हुए कहा कि सारण जिले में एम्बुलेंसेस की कमी नहीं है। राजीव रूडी की तरफ से हर दिन का ब्यौरा दिया जाता है जो उनकी तरफ से एम्बुलेंसेस की व्यवस्था की गई है। जिले में सरकारी 38 एम्बुलेंसेस हैं, जबकि सांसद निधि से मिली करीब 60 गाड़ियां हैं जो अलग अलग साल में खरीदी गई हैं। इन सभी से कॉल सेंटर के माध्यम से सहायता पहुंचाई जाती है। हम लोगों के 102 नंबर से जो संचालित एम्बुलेंस है वो 38 गाड़ियां संचालित है और लगभग 5 से 6 ट्रिप प्रत्येक गाड़ी लगाती है। ये 38 गाड़ियां जो है वो सरकारी है। इसके अलावा जो सांसद निधि की तरफ से गाड़ियां हैं आपने बताया करीब 60 के आसपास। अलग अलग वर्षों में इन्होंने खरीदा है एमपी लैड के फंडों से। वो 60 से अधिक गाड़ियां इनकी संचालित है। नॉर्मल टाइम्स में वो 50 से अधिक संचालित होती थी, बट कोरोना काल में अभी जो उनका रिपोर्ट और फीडबैक है वो गाड़ी थोड़ी कम नंबर में संचालित हो रही है। पप्पू यादव की तरफ से लगाए गए आरोपों के बीच बंद पड़े एम्बुलेंसेस मामले में राजीव प्रताप रूडी की तरफ से जारी किए गए वीडियो में कहा गया कि 24 गाड़ियों में ड्राइवर नहीं है, जिस वजह से गाड़ियां खड़ी हैं। तो क्या ड्राइवर मिले तो ये गाड़ियां कोरोना काल में काम आ सकती हैं? अमनौर स्थित सामुदायिक भवन पर कुल 9 गाड़ियां मिली, जिसमें 6 गाड़ियां खराब मिली। ड्राइवर के मुताबिक करीब महीने भर से ये गाड़ियां खराब हैं। सभी 9 गाड़ियों को स्टार्ट कराकर चेक किया है। ये 39 गाड़ियों की लिस्ट है जो रूडी के कार्यालय से दी गई है। पड़ताल सामुदायिक भवन से की गई, जहां एम्बुलेंसेस खड़ी हैं और एक एक करके सभी गाड़ियों को स्टार्ट कराया, जिसमें ज्यादातर गाड़ियां खराब दिखी। दी गई लिस्ट के मुताबिक 39 गाड़ियों की जानकारी उपलब्ध कराई गई है। बिहार में एक तरफ जहां सांसद कोष से मिले एम्बुलेंसेस को लेकर राजनीति हो रही है, वहीं दूसरी तरफ मरीजों से सरकारी एम्बुलेंसेस के अभाव में निजी एम्बुलेंसेस वाले मनमाना किराया वसूल रहे हैं। छपरा सदर अस्पताल कोविड वार्ड के बाहर हमें कई ऐसे लोग मिले जिन्होंने अपनी आप बीती सुनाई। ये है रमीज राजा, जो महाराजगंज से छपरा निजी एम्बुलेंस लेकर अपने पिता को भर्ती कराने आए थे। रमीज के मुताबिक उन्हें 54 किलोमीटर के लिए 35,000 रुपए देने पड़े। अपने फोन से किए गए डिजिटल पेमेंट दिखाते हुए मरीजों ने बताया कि इतना किराया देने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे, इसलिए 3 घंटे एम्बुलेंस मरीज को उतारने के बाद रुकी रही और किसी से उधार लेकर तब उन्होंने किराया चुकाया। महाराजगंज से हम जब एम्बुलेंस लेकर आए तो 35,000 रुपए लिया। हाजीपुर से लेकर निजी एम्बुलेंस में बैठकर छपरा सदर अस्पताल पहुंचे एक शख्स रवि के मुताबिक अपने मरीज को यहां लाने के लिए 10,000 रुपए देने पड़े। 10,000 रुपए लिया, कम कर नहीं रहा था, 12,000 से कम नहीं कर रहा था। सदर अस्पताल के बाहर हमें राजन मिले, जिन्होंने बताया कि छपरा शहर से अपने मरीज को सदर अस्पताल लाने के लिए उन्हें 1,000 रुपए देने पड़े। जोगिनिया कोठी से सदर अस्पताल का दूरी कम से कम 700 मीटर है। हाँ, 700 मीटर है। वहाँ से लाने के लिए वो मेरे से 1,000 रुपया लिया। अब हकीकत तो यही है, भले ही बिहार में राजनीति कितने भी हो, हकीकत नहीं बदल रही, क्योंकि नेताओं की वो फितरत नहीं बदल रही जिसमें उन्हें आपदा में भी राजनीति का मौका दिख जाता है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।